हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, एग्जाम के आने से पहले आपके आधार को बेस को मजबूत करना है और उसी को करने में हमने एक सीरीज शुरू की जिसे हम लूसेंट सीरीज या जीके संजीवनी सीरीज कहते हैं। इसमें हमने क्रमबद्ध रूप से एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट में इतिहास को पढ़ा। आज 42वां लेक्चर है जिसमें हम मुगल काल के बाद उसके विभाजन या उसके विखंडित जो साम्राज्य है उस पर जो छोटे छोटे पेड़ उगे, जो छोटे छोटे राज्य बने, उनकी बात करने वाले हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल का साम्राज्य या बंगाल का सल्तनत। चलिए आज इस बंगाल के सल्तनत की बात कर लेते हैं। उम्मीद है अभी तक की पूरी कहानी आपके दिमाग में सेट होगी। सबसे पहले मेरे शिक्षक और भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल बिंदु पर आते हैं। मूल बिंदु को हमारे दिमाग में एक स्टोरी के रूप में हमने अभी तक सेट किया। एक छोटी सी बात आप और समझ लीजिए, ये जो मुगल साम्राज्य था वो मध्यकाल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा और उसने एक बहुत बड़े हिस्से पर, लगभग इससे ऊपर के पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा किया और शासन भी किया। इस पूरे भारत पर इन्होंने जब शासन किया तो लगभग एक जैसी व्यवस्था पूरे भारत में बनी। लेकिन जैसे जैसे मुगल बादशाहों में ढंग के राजा नहीं आए, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जो है वो 1707 में चले जाता है। उसका साम्राज्य यहाँ दक्कन में सबसे बड़ा हुआ करता था, ने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद इस हिस्से पर मराठा, फिर नीचे मैसूर और यहाँ एक बड़ा सा साम्राज्य जो है वो जन्म लेता है जो कि बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम मराठा पढ़ चुके हैं, इस मराठी की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस ब्लैक डार्क सर्कल या उस हिस्से की जिसने पहले बंगाल पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे बिहार को खुद से स्वतंत्र करवाया और फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और फिर उस पर पहली बार अंग्रेजी कंपनी या अंग्रेज आकर के कब्जा करते हैं। तो यहाँ की जो स्टोरी रही उसे आज हम समझने वाले हैं। पहले समझ लो कि जब मुगल प्रशासन या मुगलों का शासन टूटने लगता है, अच्छे राजा वहां नहीं होते हैं, वो ढंग से शासन नहीं कर पाते, पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं रख पाते, तो धीरे धीरे कौन से हिस्से टूट जाते हैं। मुगल साम्राज्य के विघटित खंडों से भिन्न स्वतंत्र और अस्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और इनमें कुछ राज्य जो है वो शक्तिशाली हुए। जैसे सबसे पहला बगल का राज्य, बंगाल का राज्य। बगल माने बंगाल। तो बगल जो है बंगाल का जो राज्य है वो 1719-20 में मुर्शिद कुली खान द्वारा बनाया जाता है। अगर आपको याद रहा हो तो मैंने आपको मुगल काल में 4 दल बताए थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, ऐसे मैंने 4 दल बताए थे। उनमें से एक दल के नेता होते हैं मुर्शिद कुली खान और ये खुद को स्वतंत्र करके बंगाल को एक नया राज्य या नया देश बना लेते हैं। अवध जो है उसको भी बंगाल की सहायता से ही एक व्यक्ति जिनका नाम है शहादत खां या बुरहानपुर मुल्क, ये आजाद कराते हैं। हैदराबाद जो है उसे निजामुल मुल्क या चिनकिलीद खां आजाद कराते हैं। भरतपुर को एक नए राज्य के रूप में चूड़ामन और बदन सिंह स्थापित करते हैं। कर्नाटक को सादुतुल्ला खां स्थापित करते हैं और मैसूर को हैदर अली, जो बाद में टीपू सुल्तान उसका बेटा होगा, और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़कर फिर बाद में अंग्रेज उसके शासन पर कब्जा कर लेंगे। इस तरीके हम हैदराबाद को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बंगाल को पढ़ लेते हैं क्योंकि अंग्रेज आए तो उनके आने का जो मार्ग था वो बंगाल से होकर के भारत में घुसा। आए तो किसी और रास्ते से थे, सूरत में आ गए गुजरात की तरफ, लेकिन भारत में उन्होंने कब्जा करने की जो शुरुआत की वो बंगाल से की थी, इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तो बंगाल जो है वो कैसे अंग्रेजों के कब्जे में आया, कौन कौन वहां नवाब रहा, किसका वहां शासन रहा, कब से कब तक रहा, ये बात हमें याद रखनी है। 1713 साल याद रखना। 1713 में मुर्शिद कुली खां, क्या नाम है, कुली खां। देखो जो कुली होते हैं वो अपने बगल में एक झोला छिपा करके आपका सामान देने चले आते। तो बंगाल की स्थापना किसने की, बंगाल को बगल कर लो, बगल वाले व्यक्ति ने, जो बगल में क्या छिपा के ले जा रहा है, कुली अपनी बगल में चीजें छिपा कर ले जाता है, सामान उठा कर ले जाता है। तो बंगाल का नवाब होता है पहला मुर्शिद कुली खां। असली में मुर्शिद कुली खां है कौन, समझ लो। ये जो मुगल साम्राज्य है जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है, ये अपने
यहाँ पर सिंहासन से अलग अलग छोटे छोटे अपने यहाँ जमींदार या नवाबदार या कुछ न कुछ लोग नियुक्त करता है, या प्रांत के प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त करता है। यहाँ जो शब्दावली प्रचलन में थी वो थी सूबेदार। क्या थी? सूबेदार। तो सूबेदार जो है वो दिल्ली से अर्थात मुगल बादशाह से की मर्जी से सूबेदार बनाया जाता है और उसी के अंडर में रहकर काम करता है। लेकिन जब यहां ढंग का राजा नहीं आया तो एक जगह का सूबेदार हुआ करते थे मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल के सूबेदार थे। उनको लगा कि जो ऊपर बैठा हुआ राजा है वो तो पागल है, अच्छा नहीं है, वो नहीं कर पाएगा कुछ काम या कब्जा नहीं कर पाएगा, तो मैं क्यों ना खुद को स्वतंत्र करा लूं। और इस चक्कर में सबसे पहले बंगाल स्वतंत्र होता है और बंगाल को स्वतंत्र कराते हैं मुगलों के सूबेदार मुर्शिद कुली खां, और फिर खुद को राजा घोषित कर देंगे। पिक्चर समझ में आ गई होगी, दिमाग में इस कार्यक्रम को सेट करो। मुर्शिद कुली खां का दामाद जो होता है वो सुजाउद्दीन होता है, काम का व्यक्ति है। उसका बेटा होता है सरफराज खां, और फिर इसके एक बेटा और एक दामाद, ये दो लोग होंगे जिसमें दामाद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले अलीवर्दी खां जो है सुल्तान बनेंगे। यहाँ के व्यक्ति को भी सुल्तान ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुल्तान। लेकिन क्योंकि डिफरेंस करना है इसलिए नवाब कहा जाएगा इसे। तो नवाब जो है हमीदुल्लाह खां या नवाब अलीवर्दी खां या नवाब मीर कासिम, इनको हम नवाब के नाम से जाने ताकि दिल्ली सल्तनत के राजा और यहाँ के राजा को डिफरेंस से बता पाए। तो पहले मीर कासिम आएगा, और मीर कासिम के ही समय पर क्या होगा आप सबको पता है क्या होगा। मीर जाफर, मीर कासिम, इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध इन्हीं के जमाने में होगा, और यहां से फिर अंग्रेज इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। इसका मतलब 1713 से लेकर 1757 तक, जब तक कि प्लासी का युद्ध ना हो जाता है, 50 वर्षों के लिए इस पर एक नए साम्राज्य की स्थापना होगी, जिसे हम बंगाल डायनेस्टी या बंगाल के नवाब शासन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी मूल बातों को समझना। ये जो बंगाल है, क्या यहाँ पर अंग्रेज पहले आए या ये जो नवाब है ये पहले आए, ये समझ लेते हैं। असली में ये क्षेत्र किसका है? ये मुगलों का है। किसका कब्जा है बंगाल पर? मुगलों का कब्जा है। तो जब मुगलों का कब्जा है तो मुगलों के अधीन कोई भी व्यक्ति रहे वो यहाँ पहले आएगा। भारत के प्रांतों में बंगाल जो है वो अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है? बंगाल में। इसलिए अंग्रेज सबसे पहले कहां नजर गड़ाए बैठे हैं? सबसे पैसे वाली जगह। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में शाह सूजा की अनुमति से खोली। अब पीएससी प्रश्न पूछे तो यही आंसर होगा। पीएससी अगर ऐसा प्रश्न पूछती है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी बंगाल में कहां खोली, तो फिर आंसर क्या होगा? बंगाल में पहली कोठी 1651 में शाह सूजा से अनुमति लेकर के। शाह सूजा कौन है? एक नवाब सूबेदार है। उसी वर्ष एक राजवंश की महिला की डॉक्टर बोटन द्वारा चिकित्सा करने पर उससे खुश हो जाता है ये व्यक्ति, और 3000 रुपए की वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहां पर व्यापार करने की अनुमति दे देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यापार करने की अनुमति देगा, ना कि टैक्स वसूल करने की। अभी थोड़ी देर बाद टैक्स वसूल करने की अनुमति भी मिलेगी, लेकिन अभी मिल रही है व्यापार करने की अनुमति। व्यापार क्या करना है इनको? यहां से ये रुई या फिर नील और या फिर मसाले खरीदेंगे और अपने देश जाकर के बेचेंगे, ये इनका व्यापार है। 1698 में सूबेदार अजीमुशान ने कंपनी को सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है जहां से व्यापार बहुत आसान हो जाता है, उनकी भी जमींदारी इनको दे दी। अब डिफरेंस समझ लो। जमींदारी का मतलब होता है आप टैक्स वसूल करोगे और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख करके मुझे दे दोगे। मतलब मैं अगर राजा हूं, मैं जमींदार बना रहा हूं, तो वो लोगों से, गांव वालों से, किसानों से पैसा लेगा, उसमें से कुछ हिस्सा रख करके मुझे दे देगा। तो जमींदारी अलग कॉन्सेप्ट और व्यापार अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर आदमी को मिल रही है परमिशन किस बात की? व्यापार करने की। और यहां पर परमिशन मिल रही है आपको टैक्स वसूल करने की। और जो कोई टैक्स वसूल करने लगे वो तो राजा हो जाएगा। धीरे धीरे इसी तरीके से ये राजा बनेंगे। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर, ये पागल राजा था फर्रुख सियर, तो 3000 रुपए के वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे देता है कि आप कहीं से भी कैसा भी व्यापार करो, जो मुगलों का क्षेत्र है उसमें सब दूर आप व्यापार कर सकते हो। तो सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की छूट मिली, वहां उन्होंने जमींदारी ले ली।
फिर उन्होंने भारत में छूट मिली व्यापार करने की, तो भारत की जमींदारी अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन वो छोड़े कोई कैसे, इसलिए अब युद्ध लड़े जाएंगे, उसकी बात आगे करते हैं। पहले ये आपने 3 फैक्ट बहुत अच्छे से अगर रट लिए हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बहुत अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अपने दिमाग में सेट करो। आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं मुर्शिद कुली खां से, कि मुर्शिद कुली खां कैसे नवाब बनेंगे उसको समझो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। 1701 में मुर्शिद कुली खां औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार बनाया। देखो मैंने कहा था ना, मुगल बादशाह औरंगजेब अपना बंगाल का सूबेदार बना रहे हैं, किसको? मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां राजा हो गया एक तरीके से बंगाल का। 1713 में फर्रुख सियर ने सूबेदार के रूप में उसकी नियुक्ति की तथा 1717 में बंगाल का सूबेदार बना दिया। कुल मिला के बात यही है कि वो अगला राजा भी उसे सूबेदार स्वीकार कर लेगा और थोड़ी सी छूट प्रदान कर देगा, इतनी बात है। वास्तविक शासन जो है वो 1700 में ही, जब मुर्शिद कुली खां बंगाल आए थे तो उन्होंने बना लिया था। पहले ये एक दीवान के पद पे थी, फिर खुद को सूबेदार का पद पे इन्होंने पहुंचाया और फिर खुद को स्वतंत्र करके राजा बन गए। 3 स्टेप है इस बात की। यह मुगल साम्राज्य है और मुगल साम्राज्य के जो राजा हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन इस दिल्ली से बंगाल का शासन कैसे किया जाए, तो वो अपनी तरफ से एक व्यक्ति जिसे हम सूबेदार कहते हैं वो सूबेदार नियुक्त करेंगे। इसके पहले वो एक पद पर रहा, दीवान के पद पर, तो पहले वो दीवान रहा जो टैक्स वसूल करता है। सूबेदार जिसमें सारी कानूनी शक्तियां होती हैं, कानूनी शक्ति होती है, तो पहले ये दीवान रहता है, फिर सूबेदार बन जाता है, फिर धीरे से खुद को स्वतंत्र कर लेता है, क्योंकि ऊपर वहां वाले राजा तो सब काम के नहीं है, इसलिए ये खुद को स्वतंत्र करके यहाँ एक नया सिंहासन स्थापित करेगा जिसे बंगाल का नवाब शासन कह रहे हैं हम। बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। इस राजा में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात है। औरंगजेब के पोते अजीमुशान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बना लेंगे और कह देंगे कि मुझे तो तुमसे कोई लेना देना ही नहीं, अब इस क्षेत्र में मैं राज करूंगा, मेरी खुद की सेना, टैक्स में वसूलूंगा, सब कुछ मेरा। इस तरीके से एक नया स्वतंत्र राज्य बनता है और उसकी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है कि बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद थी। कहीं कहीं पे मकसूदाबाद भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी सही है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। उसका बेटा या उसका दामाद जो है वो मुर्शिद कुली खां का अगला वंशज आए, उससे पहले 2-3 बातें हम समझ लेते हैं ये क्या करेगा। यहाँ पर मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त, जिसे हम इजारेदारी प्रथा कहते हैं, क्या कहते हैं? इजारेदारी प्रथा, उसको प्रारंभ किया बंगाल में। टैक्स वसूल करने की एक व्यवस्था है जिसका नाम है इजारेदारी प्रथा। एग्जाम में 3 नंबर में भी आया, मेंस में, और एग्जाम में प्री वाले क्वेश्चन में भी 1-1 नंबर में आया कि इजारेदारी प्रथा किसने की थी शुरू? तो मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद को बंगाल में नई जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है, क्योंकि जब इसने ये व्यवस्था लागू की इजारेदारी, तो उससे क्या हुआ कि संपूर्ण बंगाल में ये एक सूबेदार बना और सूबेदार ने अपने अधीन बहुत सारे छोटे जमींदार बना दिए। उससे पैसे वालों का एक वर्ग बन गया जो इसे सपोर्ट करने लगा और इसी की दम पर ये अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। 1726 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शाह सुजाउद्दीन, जो कि इसका दामाद होता है, वो बंगाल का नवाब बनेगा। चलो उसको समझते हैं। ये कोई बहुत ढंग के काम करेगा नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सुजाउद्दीन, लेकिन बात समझ लो। मुर्शिद कुली खां का दामाद था। 1733 में बिहार का कार्यभार इसी के अधीन हुआ और इसी ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब बना करके उसे भी स्वतंत्र करा दिया। देखो पहले बंगाल स्वतंत्र हुआ, फिर बिहार स्वतंत्र हुआ। बिहार का को स्वतंत्र करा रहे हैं शहादत खां। तो शहादत खां जो है वो असली में इन्हीं के क्या है? इन्हीं के साथी हैं जो बाद में खुद स्वतंत्र हो जाएंगे। अगला राजा जो आएगा वो सरफराज खां है, अगला नवाब, अगला राजा या सम्राट, क्योंकि ये बंगाल की बात चल रही है, तो अगला नवाब जो है वो सरफराज खां है। सरफराज खां जो है उसका पुत्र है। 1739-40 2 साल तक ये शासन करेगा। 1739 में सुजाउद्दीन अर्थात इसकी का पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसने अलाम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हैदर जंग की उपाधि किसे प्रदान की गई इतिहास में? तो आप याद रखना, सरफराज खां को की उपाधि धारण की। अलीवर्दी खां गिरिया नामक स्थल पर इनकी हत्या कर देता है
और उस समय दिल्ली शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा चलाया जा रहा था। देखो षड्यंत्र शुरू हो गए, दिल्ली कोशिश कर रही है कि बंगाल के राजा को मारकर फिर से उस पर कब्जा कर लूं, और इसी क्रम में एक काम हुआ। दिल्ली शासन का जो मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह, उसके मिलीजुली व्यवस्था के माध्यम से अलीवर्दी खां गिरिया नामक स्थान पर सर्वराज की हत्या कर देगा। लेकिन अभी अलीवर्दी खां भी तो अगला राजा बन सकता है, यही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो व्यक्ति है वो अलीवर्दी खां बन जाएगा। अलीवर्दी खां नवाब बन गया, बंगाल फिर भी स्वतंत्र ही रहा। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। इसने कहा कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की। याद रखना, ये एमपीपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी और बिहार पीएससी 4 परीक्षाएं पूछ चुकी है ये प्रश्न कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की। तो ये अलीवर्दी खां कहेगा कि जो अंग्रेज हैं, यूरोपीय कंपनी है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब मधुमक्खी के समान है। इनको जब तक नहीं छेड़ोगे तब तक ये आपको शहद देंगे, और जैसे इनको छेड़ोगे ये काट काट कर मार डालेंगे। क्या लिखा है? कहा यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये शहद देगी, इसे छेड़ा ना जाए तो शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेगी। इसकी 3 पुत्रियां थी, पुत्र कोई था ही नहीं, तो इसका जो दामाद है वो अब नया राजा बनेगा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि यही तो प्लासी का युद्ध करवाएगा। तो प्लासी का युद्ध कौन कराएगा? नवाब सिराजुद्दौला। उस समय ये नवाब बन जाता है। और अब सिराजुद्दौला की स्टोरी समझते हैं। सिराजुद्दौला 1756 से 57 में राजा बनता है। अंग्रेजों ने उस समय जब ये राजा बना तो 2 क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की, फ्रांसीसियों ने भी की। लेकिन अब कोई भी राजा के किसी क्षेत्र पर कोई नया व्यक्ति कब्जा करेगा तो वो तो उसे मारेगा ना, तो वही हुआ। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर किलेबंदी कर ली। किलेबंदी का मतलब है कब्जा कर लेना। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, बहुत सिंपल सी बात है। नवाब ने बोला कि भैया ये मेरा क्षेत्र है, कब्जा मत करो, तो बाकी तो मान गए। लेकिन ये चीन है, ढीठ है, ये मानेगा नहीं। तो किंतु अंग्रेज नहीं माने। अब 4 जून 1756 को, अब सोच लो, अंग्रेजों ने इसके क्षेत्र पर, जमीन पर कब्जा कर लिया, अब क्या होगा? 7 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में एक बड़ा एरिया, कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो पहला हिस्सा तो आ गया अपने कब्जे में भैया। तो आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला जो है उसने 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, और 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। यहां की बात समझ में आ गई होगी। यहां उस समय अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी कौन थे? कैप्टन गवर्नर ड्रेक हुआ करते थे, सेनापति मिनीचिन हुआ करते थे, और कुछ अन्य अधिकारी होते थे। ये सब भाग जाते हैं फुल्टा द्वीप। कहां चले जाते हैं? फुल्टा द्वीप। कहां चले जाते हैं? फुल्टा द्वीप। तो याद रखना है, ये याद रखना कि कौन से द्वीप पर शरण ली इन लोगों ने? फुल्टा द्वीप पर। ये कहां है? ये सुंदरवन के पास में फुल्टा द्वीप। आगे बढ़ो। सिराजुद्दौला की तरफ से जो सेना के लोग होते हैं वो मिल जाएंगे अब अंग्रेजों से। तो कौन कौन मिल जाएगा, उनके नाम याद रख लो। सिराजुद्दौला के दरबारी जो विरोधी हो जाएंगे कि यार ऐसा मत करो, अंग्रेजों से मत लड़ाई करो। सिराजुद्दौला की मौसी जो है उनका नाम है घसीटी बेगम। क्या नाम है? घसीटी बेगम। ये उनसे मिल जाएगी। पूर्णिया का नवाब, पूर्णिया एक छोटा सा क्षेत्र है, उसका नाम है शौकतगंज। नवाब की सेनापति मीर जाफर, अभी मीर जाफर आएंगे रोल में थोड़ी देर बाद। नवाब का दीवान राय दुर्लभ, बंगाल की जगत सेठ महावत चंद, दीवान कौन है? अमीन चंद। ये सब लोग अंग्रेजों से जाकर मिल लेंगे कि भैया हम तो चाहते हैं कि नवाब को हटा करके मार डालो और तुम लोग राजा बन जाओ और हमें बड़ी बड़ी पोस्ट पर इतना इतना इनाम दे दो, हम तो तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं। अंग्रेजों को तो चाहिए ही था। अंग्रेजों ने क्या किया? अब आगे होगा प्लासी का युद्ध। इससे पहले एक घटना हो गई जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ये समझ लो। देखो यहां तारीखों पर फोकस करो, इसकी तारीख पर फोकस करना। सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम एक बड़ा सा बिल्डिंग है। फोर्ट विलियम कॉलेज भी ये बाद में बनाया जाएगा। तो फोर्ट विलियम जो है यहाँ पर कब्जा करने के लिए घेरा डालेगा, आसपास घेरा डाले हुए रहेगा 5 दिन तक। 5 दिन बाद वो उस पर कब्जा करेगा और वहां जो लोग पकड़े जाएंगे उनको एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। यही ब्लैक होल की घटना होगी। ब्लैक होल की घटना समझ लो।
20 जून 1756 की बात हो रही है। हालवेल नाम का एक कवि जो कि जिंदा बच गया था अंदर से, वो अपनी किताब में डायरी में लिखता है। वो क्या लिख रहा है ये समझो। नवाब ने 20 जून 1756 को की रात को 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित 23 लोग बचे जिंदा, बाकी सब मर गए दम घुटने से। और यही घटना इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहलाई। याद रखना, ब्लैक होल की घटना की तारीखें भी पूछी जाती है, काम का है, साल मत याद रखो, काम है, काम की बात है, तारीख है। अब क्या होगा, जैसे ही ये कहानी होगी तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, क्योंकि इसने अंग्रेजों को मार दिया, अब अंग्रेज इसे मारने आएंगे। और इसकी तरफ से कुछ लोग तो पहले ही मिल चुके हैं। इसका सेनापति जाकर के बोल रहा है कि साहब आप आओ, इसको निपटाओ और मुझे राजा बनाओ, और ऐसा होगा भी। इसका सेनापति क्या है, मीर जाफर है। युद्ध में मीर जाफर धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल, ये 2 अच्छे लोग हैं जो इसी की तरफ से लड़ते हुए मरेंगे, और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंच गया, जहां मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि अभी मीर जाफर को खुद को राजा बनना है ना। देखो, हमने खुद को राजा बनाने के लिए अपने भाई को मरवा दिया किसी तीसरे से, और वो तीसरा अब हमें मार डालेगा। ये कहानी आगे होगी। प्लासी, ये हम प्लासी के युद्ध की बातें कर रहे हैं। नादिया जिले के गंगा तट पर स्थित युद्ध में बंगाल के नवाब की सेना से 500 लोग मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, और अंग्रेज केवल 23 लोग मारे जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो युद्ध लड़ने ही नहीं आए थे ना। उनको तो पहले से ही सेटिंग हो चुकी थी कि भैया वहां जाकर के केवल कब्जा करना है, और कर भी लिया उन्होंने। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम नवाब बनाया जाता है किसको, मीर जाफर को। तो थोड़ा सा रुक करके प्लासी के युद्ध को समझ लो। ये जो साल है सारे के सारे, इसमें याद रखना, मैंने गलती से 1756 जहां बताया है उसे 57 कर लेना, गलती से वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखो, 15 जून को फोर्ट विलियम पर घेरा डालकर, फोर्ट विलियम ये जगह है कलकत्ता में, वहां पर फोर्ट विलियम का घेरा डालकर के नवाब जो है सिराजुद्दौला उसको घेर लेगा और कहेगा कि या तो यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं मार डालूंगा। लोग भागेंगे नहीं। 20 जून तक अर्थात 5 दिन अर्थात 20 जून तक अंग्रेजों का वो रास्ता देखेगा कि कोई युद्ध लड़ने के लिए बाहर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम मार डालेंगे। 5 दिन तक जब कोई बाहर नहीं आता है तो 20 जून को वो इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सबको मार करके बंदी बना लेता है और एक कमरे में 146 लोगों को कैद कर देता है और यहाँ ऑक्सीजन बंद करवा देता है कि इसमें ऑक्सीजन जाना बंद करे। इसमें एक व्यक्ति होता है हालवेल, वो कहता है कि यहाँ हम सबको इसने रोक दिया और केवल 23 लोग जिंदा बचे, 24 घंटे बाद सब मर गए थे। अगला दिन आ गया 23 जून। क्या आ गया? ये सब घटना हुई 22-21 जून को। तो 22-21 जून को जो ये घटनाएं हो रही थी, इसके बीच में 20 जून को इसने बंद कर दिया 146 लोगों को, और अगले दिन जब 23 जून हो गया था, 22 जून तक तो कैद रखा इनको, 23 जून के दिन तक देखा तो लगभग 21 जून को जब देखा तो केवल 1-2 लोग जिंदा बचे, 23 लोग जिंदा बचे। अब क्योंकि 23 ही लोग जिंदा, अंग्रेज बहुत सारे मर गए हैं, तो अंग्रेजों को गुस्सा तो आएगा। तो अंग्रेजों को जब गुस्सा आया तो अब क्या होगा, ये कहानी समझो। अंग्रेजों के इधर दूसरी जगह पर जो सेनापति हैं वो सब अपनी सेना इकट्ठी करके हमला कर देंगे। कहां पर हमला करेंगे? वो प्लासी नाम के मैदान में। प्लासी नाम के मैदान में अंग्रेज वर्सेस किसका? 1757 की बात चल रही है। 1757 में प्लासी नाम का मैदान है। प्लासी के मैदान में एक तरफ से अंग्रेज उस पर कब्जा करेंगे, अंग्रेज जो हैं वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अंग्रेज जो हैं वो कब्जा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से बंगाल का नवाब जो है, बंगाल का नवाब का नाम आप सबको याद हो गया होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो युद्ध लड़ने को तैयार है, लेकिन इसका जो सेनापति है, सेनापति कौन है भाई? मीर जाफर। ये मीर जाफर जो है वो पहले से ही अंग्रेजों से मिला हुआ है। तो जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है, इसकी सेना और इसकी सेना, तो इसकी सेना इस पर आक्रमण करती है और इसकी सेना पीछे हट जाती है और बीच में नवाब पिस जाते हैं, नवाब को मार दिया जाता है।
नवाब को मीर जाफर का बेटा मीरन जो है वो मार डालेगा, उसका कत्ल कर देगा। तो अब धीरे से यहाँ अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ ये आपको समझ आ गई होगी कहानी। बहुत दिमाग में इसको सेट कर लेना भाई। 2-4 फैक्ट इसमें से याद करने, वो मैं आपको और बता देता हूं। क्या फैक्ट हमें याद रखने? कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से लॉर्ड क्लाइव ओवरस्टन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंचती है और इससे युद्ध लड़ता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बंगाल की तरफ से कौन लड़ा? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा? अंग्रेजों की तरफ से लड़ा रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। और ये क्लाइव अगला जो है हमारा भारत का गवर्नर बनेगा, मतलब बंगाल का गवर्नर बनेगा वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तो हारना ही है क्योंकि इसका सेनापति जो है मीर जाफर वो पहले से अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगा। 9 फरवरी 1957 को नवाब क्लाइव से अलीनगर की संधि कर लेगा और सिराजुद्दौला का कलकत्ता का नया नाम अलीनगर डाल दिया जाएगा। अब अलीनगर उसका नया नाम है, अलीनगर की संधि हो चुकी है। संधि किसके साथ हुई? अगला नवाब जो बना, अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। याद रखना मीर जाफर अगले नवाब बन चुके हैं। आगे क्या होगा? प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। तो अगला व्यक्ति अब जाएगा मीर जाफर और मीर कासिम। तो अगला नवाब जो है वो मीर जाफर है। 1757 से 1760 तक अंग्रेजों की बातें मानकर खूब पैसा उन पर लुटाएगा। ये आदमी जो है वो धीरे धीरे समझने लगेगा कि यार अंग्रेज तो मेरे साथ चाल चल गए, इन्होंने सिराजुद्दौला को मेरे हाथ मरवा दिया और अब मुझे कठपुतली बनाकर ये शासन करना चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे उल्टी चीजें करने लगेगा, अंग्रेजों की बातें मानने से मना कर देगा। तो अंग्रेज अब उसको हटा देंगे। अगला व्यक्ति आओ, मीर कासिम। तो अगला व्यक्ति जो है वो मीर कासिम आएगा 1760 में। अब धीरे धीरे मीर कासिम भी ये समझने लगेगा कि यार अंग्रेज तो पागल बना रहे हैं, अंग्रेज खुद राजा क्यों नहीं बन गए? क्योंकि इस समय यहाँ बहुल जो जनता है वो मुस्लिम है और मुस्लिम जो है ये चाहते हैं कि केवल उस वंश के लोग ही राजा बने, इसलिए वो मुस्लिमों को ही राजा बना करके दूर से शासन कर रहे हैं। तो मीर कासिम और मीर जाफर की दोनों की कहानी समझ में आ गई होगी। जब मीर कासिम टेढ़ा चलने लगेगा तो अंग्रेज फिर से इसको हटाकर मीर जाफर को ही ले आएंगे। तो ये कहानी और समझ लो। राजधानी जो है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेगा। कौन कर लेगा? मीर कासिम। क्योंकि मीर कासिम को समझ में आ गया ना अंग्रेजों का हस्तक्षेप खूब है भैया, मैं तो राजा हूं ही नहीं असली में, ये जो कहे वो मुझे मानना है। तो बोले एक काम करो, राजधानी बदलो और अपने हिसाब से शासन करना शुरू करो। तो वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में राजधानी ले जाएगा, जिससे अंग्रेज नाराज हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद को षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था तथा कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेज हस्तक्षेप भी यहाँ न्यूनतम रहेगा, इसलिए वो इस राजधानी को यहाँ से उठा करके कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया है। अब मुंगेर राजधानी हो गई। मीर कासिम को हटाने के बाद कंपनी फिर से मीर जाफर को बना देगी, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगी। इससे कंपनी में केवल नमक कर 2.5% लेने के अलावा कंपनी को सब छूट प्रदान कर देगा और इसी समय से शुरुआत हो गई बक्सर के युद्ध की। अब देखो पूरे भारत में धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो अपना कार्यक्रम बिछा चुके हैं। बंगाल पर उनका कब्जा, दिल्ली का राजा उनकी मान रहा है और अवध का नवाब जो है उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो आगे क्या होगा वो समझते हैं। आगे होगा बक्सर का युद्ध। अंग्रेज फिर से एक बार लड़ेंगे इन सब से। तो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने को तैयार है। कौन है भाई? हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ 3 अलग अलग राजा मिल करके युद्ध लड़ेंगे। पहला है बंगाल का नवाब, जिसका नाम क्या है? मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। मुगल सम्राट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ये 3 लोग युद्ध लड़ेंगे। तीनों मिलकर एक सेना बनाएंगे और अंग्रेजों को मारने की कोशिश करेंगे, अंग्रेजों को देश से भगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि इन्हीं के जो साथी हैं वो तो अंग्रेजों से मिले हुए हैं। तो ये जो युद्ध लड़ा जाएगा वो वैसे अंग्रेजों की विजय का युद्ध है, क्योंकि उनको पहले ही पता है, वो अपने सेनापतियों को मिला चुके हैं सबके। तो युद्ध में क्या होगा ये बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक कार्यक्रम समझ लो। पटना की घटना के कारण कंपनी जो है, कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब होगा युद्ध फिर से, ध्यान से समझ लो। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना इस संयुक्त सेना को पराजित कर देगी। मीर कासिम, ये तारीखें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना, तारीख में कोई मतलब ये तो सही है।
मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर उसको 1777 में मार दिया जाएगा। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद भारत का वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी और अब लगभग भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया है। बाद में डलहौजी आएगा और वो 1857 की क्रांति तक धीरे 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 छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा और पूरा भारत अल्टीमेटली अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। अभी हम 1757 और 64 पे हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में जो है प्लासी का युद्ध और 1764 में कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। यहां से लेकर अगले 100 साल तक अंग्रेज धीरे 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 भारत के छोटे छोटे एरिया में दो राजाओं को आपस में लड़ाकर खुद मीडिएटर बनेंगे। पहले दक्षिण में मैसूर राज्यों पर कब्जा करेंगे, फिर मराठा राज्यों पर कब्जा करेंगे और पूरे भारत पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। तो स्टोरी समझ में आई रही होगी आप सब लोगों को। निजामुद्दीन अगला सम्राट बनता है। ये केवल कुछ नहीं करता, संधि बनकर कर लेता है और अंग्रेजों के कठपुतली बनकर शासन करता है। थोड़े समय कहीं काम का है नहीं। फरवरी 1765 में अल्पवयस्क मतलब छोटा बच्चा, अल्पवयस्क निजामुद्दीन नवाब बनाया गया। यह मीर जाफर का पुत्र था। इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रख लिए थे। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव जो है वो ब्रिटिश गवर्नर बनकर के भारत आया और उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तीनों ने युद्ध लड़ा था, तो तीनों के साथ वो संधि करेगा। क्या करेगा? संधि, क्योंकि उसकी दृष्टिकोण में अभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं है। वो चाहता है कि हम मुस्लिम राजा ही बने, असली में हम पीछे से शासन करें। तो संधि होगी, वो होगी इलाहाबाद की प्रथम संधि। याद रखना, पहले इलाहाबाद की प्रथम संधि, फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि। एक ही साल में, एक ही समय, दो दो अलग अलग लोगों के साथ। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होगी? इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वो 12 अगस्त 1765 को होगी। यह संधि मुगल सम्राट, किससे होगी? मुगल सम्राट कौन है? शाह आलम द्वितीय है। शाह आलम से हुई। इस संधि पर शाह आलम, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर कर दिए और अंततः हिंदुस्तान का अधिकांश हिस्सा इनके पास चला गया। अगली बात समझ लो, इलाहाबाद की दूसरी संधि, क्योंकि उसमें दूसरे लोग भी तो हारे हैं, तो यहां संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होगी और इससे अवध का जो नवाब है वो 50 लाख रुपए कैश, सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, 50 लाख रुपए जो है वो अंग्रेजों को दे देगा। ऐसे ही बंगाल का नवाब भी पैसे देगा, ऐसे ही मुगल सम्राट भी पैसे देगा और अंग्रेज खूब पैसे वाले हो गए, भारत का पैसा लूटने लगा है और अगले 250 साल तक अब ये पैसा लूटते जाएंगे। आगे मूल रूप से इस स्टोरी को बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में समझो कि अंग्रेज ने कैसे हमारे भारत पर कब्जा किया। ये समझ में आ गया हो तो बंगाल खत्म। बंगाल में इतनी बातें पढ़नी है। जब हम वापस से एक सीरीज के रूप में अंग्रेज पढ़ेंगे तो वहां मैं बक्सर के युद्ध में कौन कौन किरदार थे, कैसे लड़ा गया, वो फिर से बताऊंगा, एक बार रिपीट करवाऊंगा। लेकिन इतनी स्टोरी अपने दिमाग में सेट कर लो। सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने बेस को मजबूत करें और इस एग्जाम में पास होने की तैयारी कर लें, कमर कस लें, दिवाली पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अनाप शनाप चीजें खाने से बचें। विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।